नमस्कार। भारतीय नदी प्रणाली के बाद आज से हम लोग भारत की प्रमुख झीलों का अध्ययन करेंगे। आपके अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमने भारत की झीलों की जो क्लास है इसे दो वर्गों में विभाजित कर दिया है। आज की क्लास में हम लोग भारत की जो झीलें हैं इसमें उत्तर भारत की जो झीलें हैं, जिसमें उत्तर भारत के मैदान की झीलें और इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र की झीलें हैं, भारत के पर्वतीय क्षेत्र की झीलें हैं, इसका अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। कल की क्लास में हम लोग जो प्रायद्वीपीय भारत की झीलें हैं, इसके अलावा जो लेगून झीलें हैं अर्थात जो तटों पर झीलें हैं प्रायद्वीपीय भारत में, तो इन झीलों पर हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में भारत के झीलों से बहुत महत्वपूर्ण और छोटे छोटे सवाल बनते हैं। ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं होती है जिसमें भारत के झीलों से सवाल ना बने। इसका गहन अध्ययन और विस्तृत अध्ययन बहुत जरूरी होता है। बहुत जगहों से, छोटी छोटी जगहों से झीलों से सवाल बन जाते हैं। ज्यादातर झीलों से जो सवाल बनते हैं उससे पूछा जाता है कि ये झील जो है ये कहाँ है, तो अर्थात उसकी स्थिति बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा झीलों की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं पर भी हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। झील की जो मुख्यतः परिभाषा बनती है, किसी भूखंड से अर्थात जमीन से चारों तरफ से घिरे हुए स्थिर जल को, चारों तरफ से घिरे हुए स्थिर जल को झील कहते हैं। जैसे किसी जमीन पर अगर कोई गड्ढा है और उसमें किसी भी प्रकार से बारिश के जल के द्वारा, हिमानी के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, किसी भी माध्यम से अगर उसमें जल स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, उसे हम झील कह सकते हैं। ठीक है, ये झील की मुख्यतः परिभाषा बन सकती है। झीलों का जो निर्माण होता है ये मुख्यतः कई प्रकार से हो सकते हैं। झीलों का निर्माण कई प्रकार से हो सकता है, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से बनावट के आधार पर जो झीलें हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की पाई जाती हैं। अर्थात वो झीलें जो प्राकृतिक रूप से पहले से ही मौजूद हैं उन्हें हम प्राकृतिक झीलें कहते हैं। दूसरा कृत्रिम झीलें होती हैं, अर्थात मानव निर्मित झीलें। मानव निर्मित झीलों का तात्पर्य होता है कि अगर कोई नदी है, आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर कोई ये एक मुख्य नदी है और इस नदी पर अगर हमने बांध बना दिया है, इस नदी पर हमने बांध बना दिया, तो बांध के जो पीछे का हिस्सा है, बांध के जो पीछे का हिस्सा है, यहां पर जल स्तर बढ़ता चला जाएगा, अर्थात नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ता चला जाएगा और यहां पर एक जलराशि जमा हो जाएगी। इस तरीके से बने हुए झीलों को कृत्रिम झील कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से बने हुए झीलों को कृत्रिम झील कहा जाता है, अर्थात मानव निर्मित झीलें इन झीलों को कहा जाता है। तो इस तरीके से प्राकृतिक तौर पर झीलें होती हैं और दूसरा मानव निर्मित झीलें होती हैं। इसके अलावा उत्पत्ति के आधार पर, अपर्दन के आधार पर, अपर्दन पता है तीनों प्रकार से हो सकता है, वायु के द्वारा, हिमानी के द्वारा और जल के द्वारा। वायु, हिमानी और जल तीनों के द्वारा अपर्दन होता है। तो अपर्दन के माध्यम से भी झीलों का निर्माण हो सकता है। अर्थात पृथ्वी पर कहीं भी अगर गड्ढा हो रहा है किसी भी माध्यम से, जैसे भूकंप के द्वारा हो सकता है, भ्रंश के द्वारा हो सकता है, ठीक है ना, तो इन किसी भी माध्यम से अगर जल भूमि जो है गड्ढा बनता है और उसमें जल जमा हो जाता है, वो जल भी किसी भी माध्यम से जमा हो सकता है। जैसे कि वर्षा के द्वारा हो सकता है, भूमिगत जल के द्वारा हो सकता है, किसी नदी से उसमें जल आ सकता है, हिमानी अर्थात ग्लेशियर पिघल के वहां से आ सकता है। तो किसी भी माध्यम से अगर उसमें जल आ जाता है और वो जल स्थिर हो जाता है तो वो झील कहलाएगा। अर्थात इसकी सामान्य सी परिभाषा मैंने बताई थी आप लोगों को, क्या हो सकता है कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ जल का स्थिर भाग जो होता है उसे झील कहा जाता है। ठीक है ना। आज की क्लास में हम लोग जो पर्वतीय झीलें हैं इसका अध्ययन करेंगे और इसके अलावा जो मैदानी भाग की झीलें हैं इसका अध्ययन करेंगे। आपकी सुविधा के लिए हमने बोर्ड पर वहां से बनने वाले सवाल, जहां से छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं, वो हमने बोर्ड पर लिख लिया है। अर्थात जो परीक्षा की दृष्टि से
बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं होते, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। तो उन झीलों को भी हमने बोर्ड पर लिख लिया है। आप इसी तरीके से जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं मेरे साथ साथ उसी तरीके से लिखते जाइए। लेकिन जो प्रमुख झीलें हैं उसको हम विशेष तौर पर अध्ययन करेंगे। राज्यवार अध्ययन हम लोग झीलों का करने वाले हैं। आइए प्रारंभ करते हैं उत्तर भारत से, अर्थात सबसे ऊपर से। भारत का सबसे ऊपरी जो राज्य है वह लद्दाख है। यहाँ पर भारत का लद्दाख राज्य है। मुख्यतः लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये जो कुछ राज्य हैं यहाँ से झीलों से बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। ठीक है, तो उन प्रत्येक झीलों पर हम लोग चर्चा करेंगे जहाँ से सवाल बनने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो वहाँ की प्रमुख झीलें हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो क्षेत्र है ये लद्दाख का क्षेत्र है। लद्दाख की राजधानी लेह, यहाँ पर आपको एल दिखाई दे रहा होगा, यह है लेह। लेह के पूर्व में लेह और अर्थात भारत और यहाँ पर तिब्बत है, ये तिब्बत का क्षेत्र है। तो भारत और तिब्बत में विस्तृत झील है एक। उस झील का 40% हिस्सा भारत में और लगभग 50% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो, अर्थात 60% हिस्सा जो है वो तिब्बत के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। नाम है पांगोंग झील। पांगोंग झील यहाँ पर लिखा है पांगोंग झील। पांगोंग झील जो है ये तिब्बत और लद्दाख की प्रमुख झील है। भारत में इसका जो हिस्सा है, उसको कहा जाता है पांगोंग झील। आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी। 3 इडियट मूवी के लास्ट में एक झील दिखाया गया है जहां पर आमिर खान लास्ट में मिलते हैं। तो वो झील जो है वो यही झील है, पांगोंग झील है। इसको वहीं पर दर्शाया गया था। तो पांगोंग झील जो है अर्थात लद्दाख वाला हिस्सा जो है इसे पांगोंग झील कहा जाता है। ठीक है। इसका 60% हिस्सा तिब्बत में आता है। इसका 60% हिस्सा तिब्बत में आता है, जिसे स्तोनायक कहा जाता है। इसका तिब्बत में नाम है स्तोनायक। एक ही झील है ये, और ये खारे पानी की झील है। मुख्यतः लद्दाख की सभी झीलें जिनका हमने नाम लिखा है, जैसे क्यागर स्तो, मोरीरी, पांगोंग, स्तोनायक तो तिब्बत की झील हो गई, और स्तोकार, ये सभी झीलें खारे पानी की झीलें हैं। प्रत्येक पॉइंट मैं बोलूंगा नहीं, आप लोग लिखते जाइएगा। जो भी इसमें महत्वपूर्ण लग रहा है उसको आप उसी तरीके से लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ। ठीक है ना। तो पहली झील आप हेडिंग बना लेंगे, लद्दाख की झीलें। लद्दाख की झील में पहली झील लिखेंगे पांगोंग झील। पांगोंग झील एक खारे पानी की झील है। इसका 40% विस्तार भारत के लद्दाख राज्य में होता है तथा इसके 60% क्षेत्र का विस्तार तिब्बत में होता है। तिब्बत में इस झील को स्तोनायक कहा जाता है। स्तो एक शब्द है, स्तो आधा त सो। स्तो एक तिब्बती भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है उच्च क्षेत्र के घास का मैदान जो कहलाता है, इसको बोलते हैं स्तो। पांगोंग झील के पश्चिम में लद्दाख में एक झील है जिसका नाम है स्तो मोरीरी लिखा है यहाँ पे, स्तो मोरीरी झील लद्दाख की प्रमुख झील है। इस झील को चूंकि ये पांगोंग से लगा हुआ है, इसी वजह से इसे जुड़वा झील कहा जाता है। तो पूछा जाएगा लद्दाख की जुड़वा झीलें किसे कहा जाता है? तो लद्दाख की जुड़वा झीलों में आता है स्तो मोरीरी और पांगोंग झील जो है ये लद्दाख की जुड़वा झीलों के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा लेह के दक्षिण में स्तोकार झील है, इसके अलावा क्यागर झील भी कहते हैं, और क्यागर स्तो भी इसको कहा जाता है। तो ये तो इसकी प्रमुख झीलें हैं, लद्दाख की प्रमुख झीलों में ये प्रमुख हो गई। पांगोंग और स्तो मोरीरी झील को जुड़वा झील कहा जाता है। इसके अलावा लद्दाख की जो प्रमुख झीलें हैं, इसके अलावा वो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, आप इसी तरीके से लद्दाख की झीलों में आप लिख लेंगे। क्या नाम है? कीगर स्तो यहाँ की एक प्रमुख झील है। इसके अलावा याराब स्तो, इसके अलावा छागर स्तो, इसके अलावा
रयूल झील और लैंगस्तो, ये जो प्रमुख झीलें हैं ये भी लद्दाख की ही प्रमुख झीलें हैं। सब लेह के आसपास की जो झीलें हैं यहीं पर विस्तृत होती हैं, ठीक है ना। ये रही आपकी लद्दाख की प्रमुख झीलें। इसके अलावा कश्मीर की झीलें, यहां पर रेड कलर में जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये कश्मीर की झीलें हैं, ठीक है ना। कश्मीर की प्रमुख झीलें लिख लेंगे, कश्मीर की झीलें। तो कश्मीर की झीलों में बेरीनाग, शेषनाग, बेरीनाग, पहले झीलों के नाम लिख लीजिएगा, बेरीनाग, शेषनाग, नागिन झील, डल झील, बुलर झील, जानसर झील। इसके अलावा अन्य झीलों में कौसरनाग, गंगाबल, उसके बाद गाडसर झील, मानसबल और बिसंसर। ये कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं, इन्हें कश्मीर की प्रमुख झीलें कही जाती हैं। इनमें से परीक्षा की दृष्टि से 2-3 झीलें बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण झीलें। अगर किसी झील से किसी नदी का उद्गम हो रहा है वो महत्वपूर्ण होगा, अगर किसी झील से नदी होकर के गुजर रही है तो वो भी महत्वपूर्ण होगा। अर्थात किसी झील से उद्गम हो रहा है वो भी, कोई नदी किसी झील में गिर रही है वो भी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम कश्मीर की झीलों की बात करें तो कश्मीर की झीलों में यहां पर है बेरीनाग, यहां पर है बेरीनाग, यह है बेरीनाग झील। बेरीनाग के समीप में एक झील है शेषनाग झील, बेरीनाग के बगल में शेषनाग झील है। शेषनाग झील से ही झेलम नदी निकलती है, शेषनाग झील से ही झेलम नदी निकलती है। कश्मीर की प्रमुख नदी शेषनाग झील, शेषनाग झील से लिख लेंगे, शेषनाग झील से ही झेलम नदी का उद्गम होता है, ठीक है ना। झेलम नदी जब आगे बढ़ती है, झेलम नदी जब आगे बढ़ती है तो ये बुलर झील का निर्माण करती है, बुलर झील का निर्माण करती है। बुलर झील कश्मीर की झीलों में बहुत महत्वपूर्ण झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, लिख लेंगे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। बुलर झील एक गोखुर झील है, बुलर झील एक गोखुर झील है। नदी निर्मित झीलों को गोखुर झील कहा जाता है। अर्थात आप इसे यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर ये कोई मुख्य नदी है, ठीक है ना, ये कोई मुख्य नदी है और इस नदी ने इस तरीके से यहाँ पर किसी स्थिर जल का निर्माण कर दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो इस तरीके से नदी से निर्मित किसी झील को हम क्या कहेंगे, गोखुर झील, क्योंकि यहाँ पर नदी जो है किस तरीके से प्रवाहित हो रही है आप देख रहे होंगे, एक इस तरीके से, अर्थात एक इस तरीके से आकार बन रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, देखेंगे इस तरीके से एक आकार बन रहा है जिसको हम बोलते हैं गोखुर, गाय के खुर जैसा एक आकार बन जाता है, इसी वजह से इस झील को गोखुर झील कहा जाता है। तो बुलर झील एक गोखुर झील है, इसी तरीके से इसको लिख लेंगे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बुलर झील है, ठीक है ना, ये रहा बुलर झील। बुलर झील का निर्माण किस नदी से हुआ है, बुलर झील का निर्माण झेलम नदी से, बुलर झील का निर्माण झेलम नदी से होता है, ठीक है ना। इसके अलावा डल झील, यहाँ पर सबसे खूबसूरत झीलों की अगर हम बात करें तो वो डल झील है। डल झील को कश्मीर का मुकुट, लिख लेंगे, डल झील को कश्मीर का मुकुट तथा श्रीनगर का गहना कहा जाता है। ये इसकी कुछ प्रमुख झीलें हैं। कौन कौन सी प्रमुख झीलों में, शेषनाग झील, इसके अलावा बुलर झील और डल झील। बुलर झील के बारे में मैंने बताया, ये गोखुर झील है, झेलम नदी से इसका निर्माण हो रहा है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। डल झील काफी खूबसूरत झील है, ठीक है ना। इसके अलावा शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम हो रहा है। ये रही कश्मीर की झीलें। कश्मीर की झीलों को मैंने सभी यहाँ पर रेड कलर में लिख दिया है, आप कश्मीर की झीलों में सभी झीलों को लिख लेंगे, ठीक है ना। आप इसे लिखने का तरीका लिखेंगे, पहले किसी राज्य का नाम, जिस भी राज्य की हम बात कर रहे हैं तो पहले राज्य का नाम, अर्थात जैसे कश्मीर की झील है तो कश्मीर की पहले सारी झीलें एक ही साथ लिख लीजिए ताकि राज्य की झीलें आपको याद हो जाए। तो कश्मीर की सारी झीलें जैसे कि बेरीनाग, शेषनाग, नागिन, डल झील, बुलर झील, जानसर झील, कौसरनाग, गंगाबल, गाडसर, मानसबल और बिसंसर, ये कश्मीर की सभी झीलें हो गई। और उसके बाद जो हम महत्वपूर्ण बता रहे हैं झीलों से संबंधित, उस झीलों से संबंधित उसको उसके नीचे आप उसी तरीके से लिखते जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया बुलर झील के बारे में, जो भी कुछ बताया डल झील के बारे में और जो कुछ बताया मैंने शेषनाग के बारे में, ये उसी के नीचे आप उसी तरीके से लिख लेंगे जैसा कि हमने बताया है। ये झीलों को लिखने का एक अच्छा नोट्स आपके पास बन जाएगा। स्थिति आप लोग मैप में सामान्यता भर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण झीलों में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक प्रमुख झील है जिसका नाम है गोविंद सागर झील। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर नीले रंग में
जितने भी झीलों के नाम लिखे हैं ये सभी हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो सबसे प्रमुख झील है वो मानव निर्मित झील है, और मानव निर्मित झील नाम है गोविंद सागर झील। परीक्षा में काफी कंफ्यूज करता है, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर स्थित है, सोनभद्र जिले में, लेकिन वो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। नाम उसका भी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, और इसका नाम है गोविंद सागर झील। इसका नाम है गोविंद सागर झील। सिखों के जो 10वें गुरु रहे थे गुरु गोविंद सिंह, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है गोविंद। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, उनके नाम पर रखा गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का नाम। ठीक है ना। तो गोविंद सागर झील जो है, गोविंद सागर झील ये सतलज नदी पर यहाँ से सतलज नदी, मानसरोवर से सतलज नदी प्रवाहित होते हुए और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होते हुए और पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है ना। आगे जाकर के सिंधु में सतलज नदी मिल जाती है। सतलज नदी पर कुछ बांध बनाए गए हैं, जिसमें प्रमुख बांधों में भाखड़ा और नांगल बांध है। भाखड़ा और नांगल बांध, ये दोनों बांध पंजाब वाले क्षेत्र में हैं। दोनों बांध जो है पंजाब वाले क्षेत्र में है। नांगल बांध का जो पूर्वी हिस्सा है, इसके चूंकि नदी का प्रवाह किधर हो रहा है, ये यहाँ पर ऐसे देखिए, ये सतलज नदी है, इस तरीके से ये सतलज नदी है, और सतलज नदी पर यहाँ पर हमने एक बांध बना दिया, नाम है नांगल बांध। इसका नाम है नांगल बांध। अब नांगल बांध इधर हो गया, ये हो गया पंजाब, ये हो गया पंजाब का क्षेत्र, और इधर जो है अर्थात इस बांध के पूर्व वाला जो हिस्सा है ये हिमाचल प्रदेश में आता है। ये हिमाचल प्रदेश में आता है। तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर जल स्तर जो होता है इधर जमा होने लगता है नदी का, और इससे एक झील का निर्माण होता है, जिसको कहा जाता है गोविंद सागर झील। तो गोविंद सागर झील लिख लेंगे। गोविंद सागर झील का निर्माण सतलज नदी के द्वारा होता है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गोविंद सागर झील मानव निर्मित झील है। गोविंद सागर झील एक मानव निर्मित झील है। इसके अलावा इसके उत्तर में, अर्थात गोविंद सागर झील के उत्तर में, सतलज नदी के उत्तर में सूरजताल और चांदताल झील है। सूरजताल यहाँ पर लिखा है, चांदताल झील और सूरजताल झील। चूंकि इनका नाम इनके आकार के नाम पर रखा है। चांदताल जो है वो उसका आकार कुछ इस तरीके से है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, चांदताल झील कहा जाता है। और सूरजताल झील जो है वो लगभग गोल है, इसी वजह से इसको सूरजताल झील कहा जाता है। आकार की वजह से इनका नाम जो है इस तरीके से रखा गया है। इसके अलावा यहाँ की जो प्रमुख झीलें हैं वो हमने बोर्ड पर लिख दी हैं, आप उसी तरीके से देख करके लिख लेंगे। जैसे कि चांदताल झील, सूरजताल झील, गोविंद सागर झील मैंने महत्वपूर्ण बताया। इसके अलावा रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के अन्य झीलों में, पार्सल झील, डल झील और चरेमा झील। अच्छा, डल झील देखिए, डल झील जो है हिमाचल प्रदेश में भी है। ठीक है ना। डल झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी है, लेकिन भारत का सबसे प्रमुख डल झील के नाम से जो प्रसिद्ध झील है वो कश्मीर में है, जिसे कश्मीर का मुकुट कहा जाता है। कश्मीर का मुकुट कहा जाता है डल झील को, वो वहां पर भी है। एक डल झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी है। ठीक है ना। इसके अलावा छोटे छोटे राज्य जैसे कि पंजाब और हरियाणा। पंजाब की जो प्रमुख झीलें हैं, हरिके झील, रोपर झील, हरिके, रोपर तथा कांजी। हरिके, रोपर और कांजी जो झील है ये पंजाब की प्रमुख झीलों के अंतर्गत आता है। परीक्षाओं में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ राज्य हैं, हम लोग सभी राज्यों का अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको इसी तरीके से सामान्यतः नोट कर लेंगे। ठीक है ना। इसमें कुछ खास नहीं है। इसके अलावा हरियाणा की झीलें यहाँ पर लिखी गई हैं, रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा, ये हरियाणा की झीलें हैं। सुल्तानपुर झील, बसई झील, घाटा तथा भीमकुंड झील। घाटा झील और भीमकुंड झील, ये जो झीलें हैं ये हरियाणा की झीलें हैं, हरियाणा की प्रमुख झीलें हैं। ठीक है ना। एक चीज और आप लोगों को बता दें कि भारत का भूगोल का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जब जीएस में अर्थात सामान्य अध्ययन में भारत का राज्यवार अध्ययन करेंगे, भारत के राज्यों का जब हम अध्ययन करेंगे, अर्थात राज्य विशेष की हम एक सीरीज चलाएंगे, राज्य विशेष की एक सीरीज चलाएंगे। प्रत्येक राज्य का समान अध्ययन उसमें सामान्यता दिया जाएगा। विस्तृत अध्ययन करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, बिहार सामान्य ज्ञान, राजस्थान सामान्य ज्ञान। तो जब हम राज्यों के विशेष अध्ययन करेंगे उस समय इन झीलों की स्थिति पर बात की जाएगी। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अगर कोई परीक्षा कराई जा रही है, तो अगर उत्तर प्रदेश की, जैसे यहाँ पर लिखा गया उत्तर प्रदेश की झीलें, ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश की झीलों में ये तमाम झीलें हैं, ये तमाम झीलें हैं। तो अगर हम एसएससी की परीक्षा दे रहे हैं या यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है ना, अर्थात राष्ट्रीय स्तर की कोई परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें जब किसी झील का नाम आता है और पूछा जाता है कि वो कहाँ पर है, तो मुख्यतः राज्यों से पूछा जाता है कि वो किस राज्य में है।
ठीक है ना। लेकिन अगर कोई राज्य स्तरीय परीक्षा है तो मुख्यतः अगर किसी राज्य की प्रमुख झील है, जैसे उत्तर प्रदेश यूपीटीपीएससी की कोई परीक्षा करा रही है और किसी झील का सवाल आ रहा है तो मुख्यतः स्थान पूछेगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश अगर कोई परीक्षा करा रही है तो पूछेगा देवरिया ताल कहाँ है, देवरिया ताल उत्तर प्रदेश में कहाँ है। देवरिया उत्तर प्रदेश का एक जिला है, देवरिया उत्तर प्रदेश का एक जिला है, लेकिन देवरिया ताल देवरिया में नहीं है, देवरिया ताल कन्नौज में है, देवरिया ताल कन्नौज में है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, जैसे रामगढ़ ताल कहाँ है, गोरखपुर में है। तो इस तरीके की जो स्थिति है इस पर बातें हम लोग कहाँ करेंगे, जब राज्य विशेष का अध्ययन करेंगे जीएस में, वहां पर हम लोग इन झीलों की स्थिति अर्थात उनकी लोकेलिटी पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग राज्य की बात कर रहे हैं, तो चूंकि नेशनल एग्जाम के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर राज्य ही पूछे जाते हैं नेशनल परीक्षाओं में, राष्ट्रीय परीक्षाओं में। तो इसलिए यहाँ पर ये हरियाणा की जो प्रमुख झीलें हैं, सुल्तानपुर झील, बसई झील, घाटा, भीमकुंड और ये जो प्रमुख झीलें हैं ये हरियाणा की प्रमुख झीलें हैं। दो छोटे छोटे, पंजाब और हरियाणा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम झीलों में पर्वतीय क्षेत्रों में फिर से पुनः आ जाए तो उत्तराखंड की झीलें पूछी जाती हैं, उत्तराखंड की प्रमुख झीलें। उत्तराखंड में बहुत सारी झीलें हैं। उत्तराखंड की जो प्रमुख झीलें हैं उसमें है नैनीताल, लिख लेंगे उत्तराखंड की झीलें। उत्तराखंड की झीलों में नैनीताल, भीमताल, सातताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल और राक्षस ताल, ठीक है ना। यहाँ पर एक और ताल यमताल, यहाँ पर एक और ताल है यमताल अल्मोड़ा में, उसका नाम है यमताल, ठीक है ना। ये प्रमुख तालें जो हैं ये उत्तराखंड की हैं। उत्तराखंड की तालों में सबसे इंपॉर्टेंट है देवताल उत्तराखंड की। वैसे पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है नैनीताल। पर्यटन की दृष्टि से बाहर बाहर से लोग पूरे भारत से नैनीताल में भ्रमण करने के लिए आते हैं। तो सुंदरता और खूबसूरती के आधार पर देखा जाए तो नैनीताल सबसे खूबसूरत है, पर्यटन की दृष्टि से डेवलप किया गया है। लेकिन देवताल जो है ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है देवताल, क्योंकि भारत का सबसे ऊंची भारत का सबसे ऊंचा हिमानी निर्मित झील, भारत का सबसे ऊंचा हिमानी निर्मित झील जो है वो देवताल है। और भारत का सबसे ऊंचा प्राकृतिक झील अर्थात नेचुरल तरीके से वो कौन सा है, चोलामू। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है। और हिमानी निर्मित का मतलब बर्फ से बना हुआ झील अर्थात ग्लेशियर पिघल करके उसमें आता है और उससे झील का निर्माण होता है और वह है देवताल झील। तो पूछा जाएगा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हिमानी निर्मित झील कौन सा है, तो आंसर होगा देवताल झील। कहां पर है, उत्तराखंड में, ठीक है ना। उत्तराखंड में ये एक प्रमुख झील है देवताल झील, इसी तरीके से लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी झीलें हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी झीलें हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अभी ये पूरी नहीं है, यूपीजीएस कराएंगे तो उसमें पूरी झीलों पर उनकी स्थितियों पर बात करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो अध्ययन की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है वह है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का निर्माण रिहंद नदी पर होता है। रिहंद नदी पर रिहंद बांध बनाया गया, रिहंद नदी पे रिहंद बांध बनाया गया है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, जो कि उत्तर प्रदेश रिहंद नदी सोन नदी में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आकर के मिलती है। और जहां पर मिलती है वहीं पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है रिहंद बांध। और रिहंद बांध की जो पिछला हिस्सा है अर्थात जो उत्तर की ओर हिस्सा बनता है वहां पर एक जलाशय का निर्माण होता है जिसे बोला जाता है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख अन्य झीलें हैं उसमें रामगढ़ ताल, चिलुआ ताल, ये दोनों ताल गोरखपुर में है। इसके बाद करेला ताल, ये लखनऊ में है। इसके अलावा बखीरा ताल संत कबीर नगर में है, ठीक है ना। उसके बाद पयाग झील, पार्वती झील, तिलौल झील, शुक्रताल, रामताल, देवरिया ताल कन्नौज में है, ये इंपोर्टेंट है, देवरिया ताल। इसके बाद सीताकुंड और नौह झील, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलें हैं, ठीक है ना। ये सभी लगभग उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थल बनते हैं, सभी जो जगह है ये उत्तर प्रदेश में पर्यटक स्थल भी अपने आप में बन जाते हैं। तो ये रही उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। राष्ट्रीय परीक्षाओं की दृष्टि से या उत्तर प्रदेश में भी यूपीजीएस में भी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है ये काफी महत्वपूर्ण झीलों के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसके लिए बिहार में कुछ खास झीलें नहीं पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी 2-3 झीलों के नाम हमने यहाँ लिख दिए हैं। सिमरी झील लिख लेंगे, बिहार की प्रमुख झीलें, सिमरी झील, घोघा झील, कांवर झील, सिमरी घोघा कांवर, ये बिहार की प्रमुख झीलें हैं, ठीक है ना। ये रही बिहार की प्रमुख झीलें। इसके अलावा बिहार के बाद झारखंड, यहाँ पे लिखिए झारखंड की प्रमुख झीलें, यहाँ पे लिख दी हैं।
झारखंड की प्रमुख झीलों में इसी तरीके से ये, क्योंकि जो छोटे छोटे राज्य हैं मैदानी भागों में, यहाँ से झीलों से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है, झीलों से यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको बस सामान्यतः लिख दिया है। जो बातें झीलों से बन सकती हैं जो परीक्षा की दृष्टि से, उसे हम लिखवाते जा रहे हैं, उसका उसी तरीके से लिखते जाएंगे। लेकिन झारखंड की झीलें इसी तरीके से लिख लेंगे। झारखंड की झीलें, झारखंड की झीलों में हजारीबाग झील, डिमना झील, रांची झील। रांची झारखंड की राजधानी है और रांची में स्थित है, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया रांची झील। तो रांची झील, इसके बाद हुड़को झील, हुड़को के बाद उड़वा, उड़वा झील, उड़वा झील। इसके अलावा बेकार बांध झील, बड़ा मजेदार है, बेकार बांध झील। सबसे इंपोर्टेंट है मैथान बांध झील, ये परीक्षा पूछा जा सकता है। मैथान बांध झील कहां पर स्थित है? मैथान बांध झील झारखंड में स्थित है, ठीक है ना। इसके अलावा खंडोली, खंडोली और तोप चांची बांध झील, ये तमाम झीलें जो हैं झारखंड की प्रमुख झीलें हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से मैदानी भागों में ही एक अलग राज्य पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो प्रमुख झीलें हैं, पश्चिम बंगाल में मिरिक झील, मोती झील, लिखते जाइएगा, मिरिक झील, मोती झील, रविंद्र सरोवर झील, ये पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण झीलों के अंतर्गत आता है, पूछा जा सकता है। रविंद्र सरोवर झील, चेंचल झील, चेंचल के बाद रसिक बिल, इसके अलावा जोर पोखरी झील, कल्याणी झील दार्जिलिंग में है। कल्याणी झील परीक्षा में पूछा गया है, कल्याणी झील दार्जिलिंग में है। और धुकरिया झील कलकत्ता में है, धुकरिया झील कलकत्ता के अंतर्गत आता है। तो ये दो महत्वपूर्ण हो जाता है किसमें? पश्चिम बंगाल में। कौन कौन सी? कल्याणी झील और धुकरिया झील, ठीक है ना। ये दार्जिलिंग में और ये कलकत्ता में, ठीक है ना। ये दो महत्वपूर्ण झीलें ये रही पश्चिम बंगाल की झीलें। अब आते हैं सेवन सिस्टर की तरफ। सेवन सिस्टर में एंट्री करने से पहले यह सिक्किम, यहाँ पर भारत का एक राज्य है, यह है सिक्किम राज्य। सिक्किम में बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन तीन महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से तीन महत्वपूर्ण झीलें हैं। पहला है गुरु डोंगमार। कई जगहों पे भारत की सबसे ऊंची झील में इसका नाम आ जाता है गुरु डोंगमार। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, गुरु डोंगमार का नाम आ जाता है भारत की सबसे ऊंची झील पर, लेकिन ये सही नहीं है। ये सिर्फ सिक्किम की एक प्रमुख झीलों के अंतर्गत आता है। भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची प्राकृतिक झील कहिए या भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील, भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील। इसके अलावा सांगमा झील जो है ये भी सिक्किम की ही एक प्रमुख झील है, ठीक है ना। इसके अलावा सेवन सिस्टर में इधर की राज्यों की बात करें, जैसे कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसे सेवन सिस्टर कहा जाता है, ठीक है ना। तो सेवन सिस्टर में अगर परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण एक झील बनता है यहाँ पे, इस जगह पे, यह है मणिपुर पहाड़ी के ही में ही एक झील बनता है मणिपुर। नाम है लोकटक झील। लोकटक झील के अंदर ही एक द्वीप है। लोकटक झील के अंदर एक द्वीप है जिस पर स्थित है बैकुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। बैकुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क लिखेंगे मणिपुर की झील, मणिपुर में लिखेंगे लोकटक झील। लोकटक झील को तैरती झील भी कहा जाता है, लोकटक झील को तैरती झील भी कहा जाता है, ठीक है ना। लोकटक झील में स्थित द्वीप पर, लोकटक झील में एक द्वीप बनता है, उसी पर बैकुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क लोकटक झील पर में स्थित है, लोकटक झील में स्थित है, ठीक है ना। ये रहा लोकटक झील मणिपुर की, ये महत्वपूर्ण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सेवन सिस्टर की कुछ झीलें हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, आप इसी तरीके से इसको नोट कर लेंगे। जैसे कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश की जो प्रमुख झीलें हैं उसमें गंगा झील, नगुला झील, इसके बाद पंगतेंग झील, माधुरी झील, ठीक है, तथा मोती झील, ये अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। मोती झील अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। इसके अलावा असम में चंदुबी, असम की प्रमुख झील चंदुबी झील, ठीक है ना, एक ही है, याद हो जाएगा आप लोगों को। इसके अलावा उमियम, वाट्स, मेमो, नफर, वार और उमहंग झील, ये सारी झीलें मेघालय की झीलें हैं। ये सारी झीलें यहाँ पर मेघालय की झीलों में, क्या नाम है? उमियन, आप लिखते जाएंगे, उमियन, बाट्स, मेमो, नफक,
नापक के अलावा वार झील, उमहंग झील, ये मेघालय की प्रमुख झीलें हैं। इसके अलावा अगर नागालैंड की प्रमुख झील की बात करें तो सिलोई और जुडू नागालैंड की प्रमुख झीलें हैं। इसको ऐसे लिख लेंगे, नागालैंड की प्रमुख झील सिलोई और जुडू, ठीक है ना। इसके अलावा मिजोरम की प्रमुख झीलें, 2 मिजोरम की प्रमुख झीलें हैं, तामदिल और पाला, ये 2 प्रमुख झीलें हैं मिजोरम की। मिजोरम कहाँ है, पर होंगे यहाँ पर है मिजोरम, ठीक है ना। तो यहाँ की झीलें हैं तामदिल और पाला। ये त्रिपुरा है, ठीक है ना, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा में जो भी झील है उनका नाम क्या है, सागर लगा हुआ है, उनके नाम के आगे सागर लगा हुआ है। सागर, ये ट्रिक देखिए, जीएस में कभी भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो जीएस में सवाल के गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि बहुत लोग दिमाग लगाते हैं कि उत्तराखंड में, जम्मू में, कश्मीर में जो झीलें हैं वो नाग नागिन से संबंधित होते हैं, हो सकता सही हो जाए। लोग कहते हैं कि अगर उत्तराखंड की झीलों को याद करना तो उनका नाम क्या है, ताल लगा हुआ है, उनके नाम के आगे ताल लगा हुआ है। जैसे कि अब देखो, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, देवताल, नकुचिया ताल, खुरपा ताल, राक्षस ताल, ये सभी तालों के नाम के आगे यमताल, सबके नाम के आगे ताल लगा हुआ है। लेकिन आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में सूरजताल और चंद्रताल, उनके नाम के आगे भी ताल लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर आप ट्रिक से पढ़ेंगे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ट्रिक से मत पढ़िए। राज्यवार आप एक एक करके राज्यों के झीलों को याद करते चले जाइए, वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सागर नाम जो लगा हुआ है, ज्यादातर हम दक्षिण भारत में जब देखेंगे, दक्षिण भारत में, इसके अलावा गुजरात में जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो कुछ झीलों का निर्माण होगा, मानव निर्मित झीलों का, जैसे नागार्जुन सागर झील, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर गांधी सागर झील, जैसे कि राणा प्रताप सागर झील, ऊपर और उठेंगे तो जवाहर सागर झील, ये तमाम झीलें चंबल नदी बनाती है, ठीक है ना। तो उनके नाम के आगे भी सागर लगा हुआ है, तो उससे कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो इस तरीके से ट्रिक बहुत ही गलत चीजें होती हैं। आप जीएस को विस्तृत तरीके से ही पढ़ करके आप कुछ अच्छा जीएस में कर सकते हैं। तो इसलिए विस्तृत अध्ययन करिए, ट्रिक के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। ट्रिक बहुत खतरनाक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, देखने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वो किसी भी काम का नहीं होता, परीक्षा में वो आपके किसी काम में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगभग सभी जो झीलें हैं कहाँ की, त्रिपुरा की, उनके नाम के आगे सागर लगा हुआ है। जैसे कि त्रिपुरा की झीलों में कौन कौन सी झीलें हैं, कमल सागर के अलावा रुद्र सागर, अमीर सागर, यहाँ पर है अमीर सागर, चंद्र सागर, अमर सागर, कल्याण सागर, उसके बाद जगन्नाथ दिधि, इसके झीलों के आगे दिधि भी लगा हुआ है। ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना होगा कि दिधि अगर किसी झील के नाम के आगे लगा हुआ है या दिधि, तो आप लोग याद रखिएगा कि वो मुख्यतः कहाँ की झील है, त्रिपुरा की झील है। दिधि, कई झीलों के आगे उसके आगे दिधि लगा है, जिसमें महत्वपूर्ण है जगन्नाथ दिधि, ठीक है ना। ये सारी झीलें जो हैं ये त्रिपुरा की झीलें हैं, ठीक है ना। इसके अलावा नए मैदानी भागों की चर्चा करते हुए आ रहे हैं, एक महत्वपूर्ण झील पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे ये भारत में तट है, अर्थात आप यहाँ पे देखेंगे ये समुद्र का मान लीजिए किनारा है, तट है, ठीक है। इधर क्या है, भूमि है, इधर जो है भूमि है, और इधर क्या है, समुद्र का जल है, ठीक है। तो समुद्र का जल कई बार भूमि के सतह को काट करके अंदर चला जाता है, और यहाँ पर इस तरीके से एक आकार का निर्माण होता है, और समुद्र में अपने ही द्वारा लाए गए अवसादों से इसका ये जो मुहाना होता है ये ब्लॉक हो जाता है, और इस तरीके से यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है। समुद्र से निर्मित झीलों का यहाँ पर एक निर्माण होता है। इस प्रकार से बनी हुई झीलों को लैगून झील कहते हैं, इस प्रकार से बनी हुई झीलों को लैगून झील कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से निर्मित तटों पर जो झीलें होंगी, तटों पर, जैसे कि यहाँ पर है चिल्का झील, यहाँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर यहाँ पर एक झील बनता है, नाम है पुलिकट झील, यहाँ पर है पुलिकट झील। इसके अलावा केरल में झीलों को कयाल कहा जाता है, और यहाँ पर जो झीलें बन रही, बेम्बानट झील, अष्टामुदी झील, ये सभी झीलें जो हैं ये लैगून झीलें हैं। ऐसी झीलों को लैगून कहा जाता है। हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की झीलें मैंने कहा कल कराएंगे, तो इस वाली झीलों में इन सभी झीलों पर हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग चिल्का देख लेते हैं, ठीक है ना। उड़ीसा की प्रमुख झील चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, लिखते जाएंगे उड़ीसा की झीलों में चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। चिल्का झील का जो नाम है ना चिल्का, ये एक इसका जो आकार है वो एक चील के नुमा आकार है। इसका जो आकार है इस तरीके से ये फैला हुआ है, और एक इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से इसका आकार है। इस वजह से इसको
चिल्का कहा जाता है, चील की तरीके से इसका आकार है। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। भारत की हिमालय निर्मित सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी झील है? देवताल झील है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? चोलामू झील है। ठीक है ना। बाकी और कुछ बातें जैसे सांभर झील के बारे में बात करेंगे, इनकी भी कुछ विशेषताएं बनती हैं। ये दक्षिण भारत की झीलें हम जब करेंगे प्रायद्वीपीय झीलें, उसमें कल इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। तो चिल्का झील जो है एक लैगून झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कहां पर है? उड़ीसा में तट पर स्थित है, अर्थात ये एक लैगून झील है। ठीक है ना। यहां पर हमने बताया था कि जो लद्दाख की झीलें हैं ये मुख्यतः खारे पानी की झीलें हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पर इतने सारे ग्लेशियर हैं, फिर भी ये खारे पानी की झीलें बन रही है, कैसे बन रही है? ठीक है ना। ये जो मुख्यतः हिस्सा है टेथिस सागर का ही बचा हुआ भाग, मैंने कहा कि जब दोनों चट्टानों में बलय टकराव हुआ, अर्थात गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, ठीक है ना, अर्थात इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई, ठीक है ना, तो इससे बलय पड़ा। टेथिस सागर में के अवसादों में बलय पड़ा, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। तो कोई भी चीज अगर इस तरीके से दबती है तो बलय सिर्फ एक ही बार नहीं पड़ेगा, उसमें बलय टेढ़े मेढ़े तरीके से पड़ेगा। ठीक है ना। तो जैसे कि आप इसे यहीं पे देख लीजिए, अगर इस तरीके से कोई क्षेत्र है और उसमें जब बलय पड़ेगा तो बलय कैसा होता है? इस तरीके से होता है, इस तरीके से उसमें बलय पड़ जाएगा और यहाँ पे ये टेथिस सागर का बचा हुआ भाग हो जाएगा, जिसमें चूंकि टेथिस सागर समुद्र का हिस्सा है और यहाँ पर जो झील का निर्माण होगा वो भी खारे पानी की ही झील होगी। ठीक है ना। तो इस वजह से जो मुख्यतः लद्दाख की झीलें हैं वो खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है ना, वो खारे पानी की झीलें हैं। इसके अलावा जिन झीलों की हमने बात की है लगभग वो सभी नदी निर्मित झीलें और वो मीठे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की जो झीलें होंगी वो हम कराते जाएंगे। ठीक है ना। तो लद्दाख की झीलें खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है ना। इसके अलावा बुलर झील नदी निर्मित झील है, तो ये एक मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। ठीक है ना। भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है। हम लोग कल इस पर बात करेंगे, अर्थात जब दक्षिण की नदियां करेंगे, प्रायद्वीपीय जब झीलें करेंगे उसमें हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करते हैं। कल हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की जो झीलें हैं उस पर अध्ययन करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा वो भी क्लास। ठीक है ना। अगर ये दोनों क्लासेस आप देख लेते हैं और उसको ठीक तरीके से नोट कर लेते हैं, एक अच्छा नोट्स बना लेते हैं, कोई भी परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में आने वाला कोई भी सवाल झीलों से, भारत की झीलों से आपसे बाहर नहीं जाएगा। प्रत्येक सवाल का आप सही उत्तर करके आएंगे। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।